चैप्टर 111 पहली झलक। पूरा राजवंश पैलेस कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। शहनाई की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रूही धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मंडप के सामने आकर रुक गई। उसका लंबा लाल घूंघट अब भी उसके चेहरे को ढके हुए था। उसके भारी लहंगे का घेर संगमरमर के फर्श पर किसी लाल कालीन की तरह फैला हुआ था। दोनों हाथों की गहरी मेहंदी, लाल चूड़ा, कलीरे, सब कुछ उसे किसी शाही राजकुमारी जैसा बना रहे थे। मीरा धीरे से उसके पास से हट गई। अब पार्थ और रूही के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी। पूरा परिवार, सभी मेहमान, सबकी नजरें उन्हीं दोनों पर थीं। राजमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, अपनी दुल्हन को मंडप तक लेकर आओ। पार्थ बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ शहनाई की धुन और मधुर होती जा रही थी। वह रूही के सामने आकर रुक गया। रूही की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे सब सुन लेंगे। उसने झुकी हुई नजरों से बस पार्थ के जूते देखे। ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर पार्थ ने बहुत धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। उसने घूंघट के किनारे को बेहद सावधानी से थामा, जैसे किसी अनमोल चीज को छू रहा हो, और धीरे धीरे घूंघट ऊपर कर दिया। पहली बार पूरे मंडप में दुल्हन का चेहरा साफ देखा। रूही ने शर्म से अपनी पलकों को और झुका लिया। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। माथे का मांगटिका, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी मुस्कान। पार्थ कुछ क्षणों तक बस उसे देखता रह गया, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आर्यवीर ने धीरे से कबीर के कान में कहा, भैया तो बिल्कुल खो गए। कबीर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। राजमाता ने संतोष की सांस ली। पार्थ ने बहुत शांत और सम्मान से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूही ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना मेहंदी से सजा हाथ उसके हाथ में रख दिया। पार्थ ने उसका हाथ मजबूती से नहीं, बल्कि बहुत नरमी से थामा, जैसे उसे यह भरोसा दे रहा हो कि अब उसे कभी अकेले नहीं चलना पड़ेगा। दोनों साथ साथ मंडप की ओर बढ़े। ऊपर से फिर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगीं। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, युवराज जी, दुल्हन जी, कृपया मंडप में विराजमान हो। पार्थ ने पहले रूही की तरफ देखा, फिर अपने हाथ के हल्के इशारे से उसे पहले बैठने का आग्रह किया। रूही धीरे से मंडप में बैठ गई। उसके बाद पार्थ उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों पहली बार पति पत्नी बनने की सबसे पवित्र रस्म की शुरुआत के लिए एक साथ मंडप में बैठे थे। चारों तरफ शंखनाद गूंज उठा। पंडित जी ने हवन में पहली आहुति डालते हुए कहा, शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। और पूरा राजवंश पैलेस इस शाही विवाह का साक्षी बन गया। चैप्टर 112 7 फेरे 7 वचन। राजवंश पैलेस, शाही मंडप। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवन कुंड की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे महल में गूंज रही थी। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, अब विवाह के 7 फेरे प्रारंभ होंगे। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। पार्थ धीरे से खड़ा हुआ, फिर उसने अपना हाथ रूही की ओर बढ़ाया। रूही ने अपनी मेहंदी से सजी हथेली उसके हाथ में रख दी। पार्थ ने उसका हाथ बहुत नरमी और भरोसे से थामा, जैसे कह रहा हो, अब हर कदम हम साथ चलेंगे।
पहला फेरा, दूसरा, तीसरा। रूही भारी लहंगे और गहनों की वजह से धीरे धीरे चल रही थी। उसके माथे पर पसीने की। चौथा फेरा शुरू हुआ। उसका कदम लड़खड़ा गया। पार्थ तुरंत रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। थक गई हो? रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी सी। ये लहंगा बहुत भारी है। पार्थ ने बिना कुछ कहे एक पल के लिए पंडित जी की तरफ देखा, फिर बहुत सावधानी से रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। पूरा मंडप आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। रूही की आंखें बड़ी हो गईं। अब आप ये क्या कर रहे हैं? पार्थ ने शांत स्वर में कहा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो, ये मुझे मंजूर नहीं। रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झेंपकर अपना चेहरा हल्का सा उसके कंधे की ओर कर लिया। राजमाता मुस्कुराईं। आर्यवीर हंसते हुए बोला, भाभी अब बाकी फेरे वीआईपी स्टाइल में होंगे। पूरा परिवार हंस पड़ा। पार्थ ने पूरी सावधानी से अग्नि के शेष फेरे पूरे किए। फेरे समाप्त होने पर उसने रूही को धीरे से वापस जमीन पर खड़ा किया। पंडित जी ने कहा, अब वर मंगलसूत्र पहनाए। राजमाता ने एक मखमली डिब्बा आगे बढ़ाया। पार्थ ने डिब्बा खोला। अंदर एक बेहद सुंदर मंगलसूत्र रखा था। काले मोतियों के बीच बीच में हीरों से जड़ा एक सुंदर लॉकेट था। उस लॉकेट पर बेहद बारीकी से 2 अक्षर बने थे, PR, और पीछे की ओर पूरे नाम खुदे थे, पार्थ रूही। रूही ने उसे देखा। उसकी आंखें भर आईं। पार्थ ने बहुत सावधानी से मंगलसूत्र उसके गले में पहना दिया। शहनाई की धुन और तेज हो गई। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। पंडित जी ने चांदी की डिबिया आगे बढ़ाई। अब सिंदूरदान की रस्म। पार्थ ने सिंदूर अपनी उंगलियों में लिया। रूही ने कांपते हुए सिर झुका लिया। कुछ पल के लिए पार्थ ने उसे देखा, फिर बहुत आदर और स्नेह के साथ उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग में सजा, शंखनाद गूंज उठा। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा होने लगी। राजमाता की आंखें नम हो गईं। रूही की पलकों से भी खुशी के आंसू बह निकले। वह एक पल के लिए मुड़ी। उसकी नजर अपने पिता रामलाल पर पड़ी। रामलाल की आंखें भी भर आई थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज मेरी बिटिया सचमुच अपने घर की रानी बन गई। रूही की आंखों से आंसू बह निकले। पार्थ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पकड़ में इतना भरोसा था कि रूही के होठों पर आंसुओं के बीच भी मुस्कान आ गई। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से युवराज पार्थ राजवंश और रूही विधिपूर्वक पति पत्नी हैं। पूरा राजवंश पैलेस तालियों, शंखनाद और खुशियों से गूंज उठा। चैप्टर 113 गृह प्रवेश और पहली रात। शाम। राजवंश पैलेस का मुख्य द्वार। शाही विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब राजवंश परिवार अपनी नई युवरानी का स्वागत करने के लिए तैयार था। मुख्य द्वार पर फूलों की रंगोली बनी थी। चांदी के बड़े बड़े दीपक जल रहे थे। गुलाब और चमेली की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। राजमाता देवयानी आरती की थाल लिए खड़ी थीं। रूही ने लाल बनारसी दुपट्टे से अपना सिर ढका हुआ था। मांग में सिंदूर, गले में पार्थ का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, चेहरे पर हल्की सी थकान और आंखों में नई जिंदगी की चमक। राजमाता ने दोनों की आरती उतारी। सदा सुखी रहो। फिर रूही के सामने चांदी का कलश रखा गया।
रूही ने धीरे से कलश को पैर से आगे बढ़ाया। चावल बिखरते चले गए, मानो लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हूं। उसके बाद उसने आलता लगे अपने पैरों से सफेद कपड़े पर कदम रखे। एक एक लाल पद चिन्ह महल के भीतर बनते चले गए। राजमाता की आंखें खुशी से भर आईं। आज हमारे घर में सचमुच लक्ष्मी आई है। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। दुल्हन का कमरा। कुछ देर बाद मीरा, अदिति और घर की महिलाएं रूही को उसके कमरे तक छोड़ने आईं। कमरे का दरवाजा खुला और रूही कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। पूरा कमरा सफेद और लाल गुलाबों से सजा हुआ था। छत से फूलों की लड़ियां झूल रही थीं। बेड़ पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा दिल बनाया गया था। चारों तरफ हल्की सुगंध वाली मोमबत्तियां जल रही थीं। बालकनी में सफेद पर्दे हवा के साथ लहरा रहे थे। कमरा किसी शाही महल के सपने जैसा लग रहा था। मीरा ने हंसते हुए कहा, वाह, बॉस ने तो पूरा कमरा ही बदलवा दिया। रूही मुस्कुरा दी, लेकिन अब वह सचमुच बहुत थक चुकी थी। भारी लहंगा, भारी गहने, पूरा दिन रस्में। उसके पैरों में हल्का दर्द हो रहा था। मीरा ने उसके हाथ में चांदी का एक गिलास दिया। ये दूध है। और सुन, बेड पर बैठ जाना। जब बॉस आए तो उन्हें यही देना। रूही शर्म से बोली, मीरा, तू भी ना। मीरा हंसते हुए उसके गाल छूकर बोली, अब मैं चलती हूं युवरानी सा। और सब बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ रूही थी। वह धीरे से पलंग पर बैठ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा धीरे से खुला। पार्थ अंदर आया। अब उसने शेरवानी बदलकर क्रीम रंग का साधारण रॉयल कुर्ता पहन लिया था। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल तक बस रूही को देखता रहा। रूही की नजरें झुकी हुई थीं। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। पार्थ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके सामने आकर रुक गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो अब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? रूही को तुरंत वह दिन याद आ गया जब उसने कहा था, शादी के बाद ही पास आइए। वह हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब कोई मना नहीं करेगा। दोनों की आंखें मिली। रूही की धड़कन और तेज हो गई। उसने झेंपते हुए चांदी का गिलास आगे बढ़ाया। ये आपके लिए। पार्थ ने गिलास लिया। एक घूंट पिया। फिर मुस्कुराकर गिलास वापस उसकी तरफ बढ़ा। अब तुम। रूही ने भी उसी गिलास से एक छोटा सा घूंट लिया। वह शर्म से मुस्कुरा दी। तभी पार्थ ने अपनी जेब से एक छोटा सा नीले मखमल का डिब्बा निकाला। उसने वह रूही की हथेली पर रख दिया। रूही ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? खोलकर देखो। रूही ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर हीरों का बेहद खूबसूरत नेकलेस और उसके साथ मेल खाते छोटे से ईयररिंग्स रखे थे। बीच में दिल के आकार का एक चमकदार डायमंड पेंडेंट था। पेंडेंट के पीछे बहुत बारीकी से खुदा था। PR। रूही की आंखें चमक उठीं। ये बहुत सुंदर है। पार्थ ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी पत्नी के लिए पहला तोहफा है। रूही की आंखें फिर से नम हो गईं। वह मुस्कुराकर बोली, इतना महंगा क्यों लाए? पार्थ ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, क्योंकि मेरी पत्नी अनमोल है।
रूही शर्म से मुस्कुराई और धीरे से उस डिब्बे को अपने सीने से लगा लिया। कमरे के बाहर चांदनी महल की बालकनी पर बिखरी हुई थी और भीतर दोनों अपनी नई जिंदगी की पहली शांत खूबसूरत रात की शुरुआत कर रहे थे। चैप्टर 114 बहुत थक गई हो। कमरे में इतने भारी गहने और लहंगा पहनकर पूरे दिन रस्में निभाईं। जाकर आरामदायक कपड़े पहन लो। रूही ने राहत की सांस ली। सच, मैं भी यही सोच रही थी। वह अपना छोटा सा बैग लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वह हल्के गुलाबी रंग का ढीला सा नाइट सूट पहनकर बाहर आई। चेहरे से सारा भारी मेकअप भी हटा चुकी थी। खुले बाल, बिना भारी गहनों के, वह पहले जैसी मासूम और सादगी भरी लग रही थी। पार्थ कुछ पल उसे देखता रह गया। रूही ने झेंपकर पूछा, क्या हुआ? पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। शाही दुल्हन से अब फिर वही मासूम रूही बन गई हो। रूही हंस पड़ी। इतने भारी कपड़ों में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पार्थ ने सिर हिलाया। अब ठीक लग रहा है। रूही ने धीरे से कहा, बहुत। दोनों बिस्तर के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक शादी की बातें करते रहे। कैसे मीरा पूरे दिन उसे चिढ़ाती रही, कैसे आर्यवीर हर रस्म में मजाक करता रहा, और कैसे रामलाल की आंखें खुशी से भर आई थीं। रूही धीरे से बोली, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। पार्थ ने शांत स्वर में कहा, मैं भी नहीं। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर पार्थ ने कहा, अब आराम करो। रूही मुस्कुराई, लेकिन धीरे से बोली, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही। पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। पहला दिन है, ऐसा होना स्वाभाविक है। पार्थ ने उससे अपनी बाहों में भर लिया और लेट गया। रही ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। पार्थ, सो जाओ अब, आंखें बंद कर, को नींद आ जाएगी। रही ने आंख बंद की और कब वो गहरी नींद में चली गई उसे भी नहीं पता। पार्थ ने लाइट बंद की और उसे और अपने से चिपका लिया और सो गया। 115 नई सुबह। सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थीं। सफेद पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। पूरा कमरा अभी भी गुलाब की हल्की खुशबू से महक रहा था। रूही गहरी नींद में सो रही थी। कल की शादी की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर मासूम सी शांति। पार्थ की आंख खुली। वह कुछ पल चुपचाप रूही को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, बहुत थक गई थी, आज इसे आराम करने दूंगा। उसने बहुत धीरे से आगे बढ़कर रूही के माथे पर एक हल्का सा प्यार भरा चुंबन दिया। रूही नींद में ही हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। पार्थ कुछ पल उसे उसी तरह देखता रहा। फिर धीरे से उसके चेहरे पर आई एक लट कान के पीछे कर दी। उसने पास रखी चादर उठाकर बहुत सावधानी से रूही के कंधों तक ओढ़ा दी, ताकि उसे ठंड न लगे। इसके बाद पार्थ तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद वह हमेशा की तरह सलीकेदार चारकोल ग्रे 3 पीस सूट, काली टाई और चमकते जूतों में तैयार होकर बाहर आया। जाने से पहले उसने एक बार फिर मुड़कर रूही को देखा। टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा, आराम करना, ऑफिस से जल्दी लौटूंगा। पार्थ।
वह बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। आर्यवीर ने पार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, भैया, भाभी नहीं आई? पार्थ ने कॉफी का कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, वह बहुत थक गई है, उसे सोने दो। राजमाता मुस्कुरा दी, बिल्कुल सही किया। कुछ देर बाद पार्थ अपनी काली लग्जरी कार में बैठा। कबीर ड्राइवर सीट पर था। कार धीरे धीरे राजवंश पैलेस से बाहर निकल गई। ऊपर कमरे में रूही अभी भी चैन से सो रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे एहसास हो कि अब कोई है जो उसकी हर छोटी सी बात का ख्याल रखता है। चैप्टर 116 पहली सुबह की शरारत। सुबह लगभग 10 बजे। राजवंश पैलेस। रूही की आंख धीरे धीरे खुली। उसने आलस से करवट बदली। तभी उसकी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे छोटे से नोट पर गई। उसने मुस्कुराते हुए नोट उठाया। आराम करना, ऑफिस से जल्दी लौटूंगा। पार्थ। रूही के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नोट को अपने सीने से लगा लिया। कितना ख्याल रखते हैं। तभी ठक ठक। भाभी, दरवाजा खोलो। मीरा की आवाज सुनकर रूही जल्दी से उठी। दरवाजा खोला और अगले ही पल मीरा उसे गले लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग युवरानी सा। रूही हंस पड़ी। बस कर, बहुत शर्म आती है। मीरा ने शरारत से पूछा, अच्छा, पहली सुबह कैसी रही? रूही का चेहरा लाल हो गया। मीरा, तू भी ना। दोनों हंस पड़ी। नीचे राजमाता ने रूही को अपने पास बुलाया। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। अब इस घर की बहू होने के नाते पहली रसोई की रस्म होगी। रूही ने आदर से सिर झुका दिया। जी दादी साहब। रसोई में रामलाल भी खड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी को साड़ी में देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उनकी आंखें फिर भर आईं। रूही उनके पास गई। पापा, अब फिर रो रहे हो? रामलाल मुस्कुराए। नहीं बिटिया, ये तो खुशी के आंसू हैं। रूही ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं पहले जैसी ही हूं, बस घर बदल गया है। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। और तू जहां रहेगी वही घर बन जाएगा। दोपहर राजवंश ग्रुप का हेड ऑफिस। मीटिंग चल रही थी। सभी बड़े उद्योगपति मौजूद थे। लेकिन आज पहली बार पार्थ का ध्यान बार बार अपनी घड़ी पर जा रहा था। कबीर ने यह देखकर धीरे से पूछा, बॉस, सब ठीक है? पार्थ ने फाइल बंद की। आज की बाकी मीटिंग्स शाम के लिए शिफ्ट कर दो। कबीर हैरान रह गया। कोई जरूरी काम है? पार्थ ने बिना भाव बदले जवाब दिया, हाँ, घर जल्दी जाना है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया। अब वजह बिजनेस नहीं, रूही थी। चैप्टर 117 इंतजार। शाम 6 बजे। राजवंश पैलेस। पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। राजमाता ने मुस्कुराकर कहा, आज की खीर बिल्कुल मां के हाथों जैसी बनी है। पूरा परिवार रूही की तारीफ कर रहा था। लेकिन रूही की नजर बार बार मुख्य दरवाजे पर जा रही थी। मीरा ने तुरंत पकड़ लिया।
वह धीरे से उसके कान में बोली, भाभी, खीर की तारीफ सुन रही हो या बॉस का इंतजार कर रही हो? रूही तुरंत शर्मा गई। न, नहीं। मीरा हंस पड़ी। झूठ बोलना भी नहीं आता। उसी समय बाहर राजवंश पैलेस के सामने काली लग्जरी कार आकर रुकी। एक गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला। पार्थ नीचे उतरा। ऑफिस से सीधे आया था। चारकोल ग्रे सूट, साफ सुथरा व्यक्तित्व और वही गंभीर चेहरा। जैसे ही वह अंदर आया, रूही की नजर उस पर पड़ी। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। पार्थ ने भी एक पल के लिए उसे देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया। रात। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रूही बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी। पीछे से कदमों की आहट आई। इस बार उसे बिना मुड़े ही पता चल गया। ऑफिस से जल्दी आ गए। पार्थ उसके पास आकर खड़ा हो गया। वादा किया था। रूही मुस्कुरा दी। कुछ पल दोनों चुपचाप चांद देखते रहे। फिर पार्थ बोला, आज पूरे दिन तुमने मुझे मिस किया। रूही ने पहले तो नजरें झुका लीं, फिर बहुत धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। घर में सब थे, फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। पार्थ की आंखों में नरमी आ गई। मुझे भी। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? ऑफिस में हर घंटे घड़ी देख रहा था। सोच रहा था, कब घर जाऊं? रूही की मुस्कान और गहरी हो गई। पहले भी ऐसा करते थे। पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं था। यह सुनकर रूही की आंखें नमसी हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। पार्थ ने बिना देर किए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों बालकनी की रेलिंग के सहारे खड़े रहे। ठंडी हवा चल रही थी। रूही ने मुस्कुराकर कहा, एक बात कहूं? अब मुझे सर नहीं कहना चाहिए। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। तो? रूही हल्का सा शर्मा गई। धीरे से बोली, पार्थ। पहली बार अपने नाम को रूही की आवाज में सुनकर पार्थ कुछ पल उसे देखता रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक सच्ची, शांत मुस्कान आ गई। एक बार फिर से रूही ने इस बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली रहीं। नीचे पूरे महल में सन्नाटा था और ऊपर उनके रिश्ते में एक नई अपनापन भरी शुरुआत हो चुकी थी। फिर वह उसके करीब आने लगा। रूही ने कहा, आपको सावर नहीं लेना। पार्थ मुंह बनके बोला, तुम भी चलो। रूही शर्मा गई। नहीं, आप जाइए। पार्थ चला जाता है। कुछ देर बाद पार्थ बाहर आता है। रूही उसे देखते ही चौंक जाती है और आंखों पे हाथ रख लेती है। पार्थ ने कहा, क्या हुआ? रूही, आप ये वो बोल ही नहीं पाई। पार्थ आगे आया। उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ हटाए। इतना क्यों शर्मा रही हो? अब आदत दल को हर रोज ऐसे देखने की। रूही ने कहा, आप कपड़े PHN के नहीं SKT द। पार्थ टॉवेल बंद टूरखा है। एजर तुम खो टू हटा दूं। रूही, आप भी ना। पार्थ उसके पास आया और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और अपना एक हाथ उसके बलों के पीछे और दूसरा उसकी कमर को सहलाने लगा। रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसने ये एहसास पहली बार महसूस किया था।
पार्थ उसे भूत फैशंट